So I'll build upon the last concept only. कहाँ पे थे भाई हम लोग? See, last lecture में at least couple of points I'll just reiterate. Okay. We said कि if you keep a dielectric into external electric field, polarized charges will appear on the surface. We are talking about uniform dielectric. Okay. So this surface पे जो charge आ रहा है उसको बोलते हैं polarization charges. Isn't they are induced charges because of the external electric field, and because of this induced polarized charges, what is going to happen is you develop your own electric field which will lessen the effect of external electric field inside the dielectric. Do you agree? तो अंदर डायलेक्ट्रिक में जो फील्ड बनेगा आपने बताया व्हाट इज दैट फील्ड इनसाइड, इट इज एक्चुअली फैक्टर ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज के, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना. एंड आल्सो पोलराइजेशन विल डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इट्स ओन मटेरियल प्रॉपर्टीज, एंड दैट मटेरियल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट काई, ससेप्टिबिलिटी. एंड आई टोल्ड यू कि दिस रिलेशन बिटवीन के एंड काई, तो ये पता है तो अच्छा है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, गुड टू नो. ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि इफ आई हैव अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ओके, तो द positive place it is being attracted by the negative plate and vice versa. The force of attraction is given by half q square upon a epsilon naught. A epsilon, और अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can also write इसको in the form half c square v square upon a epsilon naught also, है ना. q equal to c ही पता है अपने को, तो वैसे लिखना है तो भी लिख सकते हैं. Okay, why this formula is important that we'll understand when I teach you insertion of dielectric into capacitor. थोड़ी देर में आ रहा है इसके ऊपर. तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, पहला कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर हम डायलेक्ट्रिक लेते हैं तो उसमें जो फील्ड डेवलप होता है दैट फील्ड इज एक्सटर्नल फील्ड अपॉन के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. समझ में आया? ये दो कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए रहेगा. अभी आ जाओ, ठीक है. तो आई विल यूज दैट कॉन्सेप्ट बट ना थोड़ा चीज़ें, दिस इज फ्रॉम रेसनिक हैरिडे. ओके, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 2-3 सम करेंगे, थोड़ा एडवांस है but I think we can do it. Okay, HC वर्मा में भी इसका क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. Okay, so what we are doing is I'm taking 2 scenarios. Scenario number 1, look at the middle part. Okay, I'm applying Gauss's law on capacitor without any dielectric. तो कोई dielectric डाला नहीं है हमने, without any dielectric हम लगा रहे हैं इसके ऊपर Gauss law और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. Okay, तो दिस इज द Gaussian cylinder. ऐसा जो सिलेंडर को ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है. मैंने डायग्राम थोड़ा अलग बनाया. आई एम गिविंग द टॉप व्यू समझ में तरीके से. ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, सरफेस एरिया इज ए. ओके, तो ये जो चार्ज यहाँ पे डेवलप है उसको बोलते हैं फ्री चार्जेस, राइट. समझा? प्लेट पे जो चार्जेस आ रहे हैं फ्री चार्जेस है, उसके से कंडक्टिविटी हो रही है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वर्क कैसे करता है. मतलब जैसे ये तुमने बैटरी लगाया, ओके, और तुमने यहाँ पे की रखा हुआ है अगर, तो क्या जैसे की क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर. अब ऐसे बोलते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, राइट, है ना. तो यहाँ से ऐसे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग लाइक दिस एंड करंट इज फ्लोइंग उल्टा, करेक्ट, एंड दैट्स हाउ कैपेसिटर गेट चार्ज. समझ में आया ना. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें जमा हो रहा है, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है. तो दिस विल कम लोअर पोटेंशियल, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज करने से क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा नेगेटिव पीछे आएगा, राइट. जो पीछे जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, देखो. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा. समझा? दैट्स हाउ कैपेसिटर गेट चार्ज्ड. ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं वो फ्री चार्जेस बोलते हैं उसको हम लोग, और इसको बहुत लोग एक्सट्रानियस चार्ज भी बोलते हैं. मतलब ओके, तो एक्सट्रानियस चार्ज बोलो या फ्री चार्ज बोलो, ठीक है, बट दे आर नॉट बाउंड चार्जेस. समझा? बाउंड चार्जेस आर इन डायलेक्ट्रिक. ये डायलेक्ट्रिक में जो अपीयर हो रहे हैं दे आर बाउंड चार्जेस, ठीक है, बाउंड चार्जेस. ये लोग कंडक्टिविटी में कुछ हेल्प नहीं करेंगे, मैं थोड़ा बात करूंगा उसके बारे में यहाँ पर. ओके, बट ये समझो कि तुम्हारे जो क्यू है वो फ्री चार्ज है. समझ में आया क्या? हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में क्रिएट हो रहा है दैट इज ई नॉट. ओके, तो वी सेड कि इफ यू अप्लाई गॉस लॉ व्हाट डू यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज दिस क्यू? क्यू इज द फ्री चार्ज दैट इज अवेलेबल, तो इसको क्यू लिख दिया हमने. समझा? एंड देन ई विल गो आउट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी ए, यू गेट ई नॉट का वैल्यू एज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. समझे? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. एनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट? अच्छा, now if I place a dielectric inside a capacitor, मतलब मैंने बनाया ऐसा है, पर समझो कि it is like this. ओके, ठीक है. तो if I place a dielectric, what will happen कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो जाएगा, है ना. ये प्लेट्स का जो ई नॉट फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर क्या बोलते हैं, यू विल हैव पोलराइजेशन इफेक्ट्स, राइट, एंड यू विल हैव इंड्यूस्ड चार्जेस लेफ्ट और राइट दोनों पे. समझा? ओके, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है इसको मैं बोल रहा हूँ क्यू डैश. जो पोलराइजेशन है मैं क्यू डैश बोल रहा हूँ और अपना फ्री चार्ज को क्यू बोला है अपन ने, ठीक. ओके, ये जो क्यू डैश है दे आर बाउंड चार्जेस, दे डोंट मूव. समझ में आ रहा है क्या? दे आर स्टक, वो सिर्फ सरफेस पे ही रुके हुए हैं. मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस थे दे आर ऑन अ लीश,
दे कैन नॉट मूव मच। फ्री चार्जेस क्या होता है, दे कैन मूव एंड डू कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे ये बाउंड चार्जेस है, ठीक है। ये है तुम्हारे एक्सट्रान्यूअस और इसको हम लोग फ्री चार्ज ही बोल रहे फिलहाल। समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब यहाँ पे इफ आई अप्लाई इस ये पार्ट में अगर मैं गॉसियन सरफेस गॉसियन सिलेंडर इमेजिन कर लूं, ठीक है, तो इन दिस सिलेंडर वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज क्यू फ्री चार्ज, ठीक है, एंड वन इज माइनस क्यू डैश, ठीक है, विच इज अवर बाउंड चार्ज। समझ में आया क्या? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी, वो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई। ओके, apply Gauss's law, what do you get? Same, integration of E dot dA is total charge will be Q minus Q dash upon epsilon naught, और E को बाहर निकाला, integration of dA is A will go that side, and you get this formula. What is this E now? It is electric field inside the dielectric, okay? और ये E naught क्या है? It is electric field between the plates of the capacitor when there is no dielectric. चमका, ठीक है। अच्छा, ये जो E डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से डेवलप हुआ? E naught की वजह से, right? Because there was E naught, polarization happened, correct? We know that कि जो electric field inside the dielectric है, it is a K factor of E. तो मैंने वही लिखा देख कि we have learned that कि E inside the dielectric is actually external field upon K. समझा? और ये जो वैल्यूज था दोनों का E का डाल दिया मैंने और सॉल्व किया, तो I got Q dash का वैल्यू। What is Q dash का वैल्यू? Q into 1 minus 1 by K. Very important formula. Okay, this is the charge developed, ठीक है, on the dielectric. And if you want charge per area, sigma भी निकाल सकते हो, surface charge density, and that is polarization, you know, P से sigma P था ना, P vector was equal to sigma, तो वो भी मिल जाता है इससे। समझ में आया क्या? समझा कैसे किया है पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे काम का है, पहले ये HSC बुक में भी था ये फॉर्मूला, बट अभी उन्होंने निकाल दिया है, ओके। बट ये फॉर्मूला याद रखो, इंड्यूस चार्ज विल बी इक्वल टू जो फ्री चार्ज इंटू 1 minus 1 by K, where K is the dielectric constant, and that is the importance of dielectric constant. Okay, if you know the K का value, you can get how much charges are induced. Any questions, anyone? कुछ नहीं समझ में आया तो ये समझ में आना चाहिए। Okay, any questions? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन किया ना, उसके वजह से थोड़ा अलग फॉर्म मिलता है गॉस लॉ का, एंड दे से इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो आई विल टॉक अबाउट दैट, थोड़ा डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ, because you will find this in HC Verma also, and you will find this form in your Resnick-Hayde also, okay। और ये थोड़ा जनरल रिजल्ट है, मतलब आपने डिराइव किया इसको कैपेसिटर के लिए, बट ये जनरल रिजल्ट है। देखो क्या क्या डिराइव किया हमने, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लुक एट दिस। सो वी नो दैट व्हाट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ E dot dA इज इक्वल टू Q। Q मतलब क्या है? टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, all type of charges, right, inside a Gaussian surface, isn't it? तो इसलिए मैंने वहाँ पे Q all लिखा है। And I say Q all, it includes external charges plus bound charges, दोनों को इंक्लूड करता है वो। समझ आया क्या? ओके, अच्छा नीचे आते हैं। अभी आपने क्या ढूंढ के निकाला कि अगर मेरा फ्री चार्ज Q है, देखो अगर मेरा फ्री चार्ज Q है तो मेरे Q डैश की वैल्यू क्या आई? इट वाज दिस। तो अगर फ्री चार्ज ये वैल्यू है तो बाउंड चार्ज की वैल्यू क्या थी? ये। तो मैंने वही लिखा, देखो, इफ योर फ्री चार्ज इज Q, ओके, एक्सटर्नल चार्ज इज Q, ओके, देन बाउंड चार्ज इज दिस मच, नेगेटिव ऑफ, इफ पॉजिटिव चार्ज इज हियर तो नेगेटिव चार्ज विल गेट ऑन द साइड, राइट। तो इसलिए माइनस Q इंटू 1 minus 1 by K लिखा है। समझ में आया क्या? अगर फ्री चार्ज इतना है तो हमको बाउंड चार्ज इतना मिला, हमने डिराइव करके निकाला अभी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q all मिल जाएगा तुमको। Q all टोटल चार्ज मतलब क्या है? मेरा फ्री चार्ज प्लस मेरा बाउंड चार्ज। समझा? व्हाट इज दैट Q all का वैल्यू? वी फाइंड, वी गेट इट्स को Q upon K। समझा? तो इफ आई यूज दिस वैल्यू, बिकॉज गॉसेस लॉ सेज दैट कि इंटीग्रेशन E dot dA इज Q all upon epsilon naught, राइट, ठीक है। अब यही वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, Q all की वैल्यू, Q all के Q upon K मिला, डालो उसमें, ठीक है। तो Q upon K epsilon naught मिलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये K को उधर ले आते हैं, समझा, और यहाँ पे रखा, और इस K को हमने इंटीग्रेशन अंदर डाल दिया, बिकॉज अगर वेरिएबल डायइलेक्ट्रिक है तो K को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अंदर ले। और ये जो फॉर्म है नया, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। बट इसमें दिक्कत ये है, कि इन दिस फॉर्म इफ यू इंक्लूड K ऑल्सो, देन राइट हैंड साइड इज नॉट ऑल चार्जेस, इट्स ओनली द फ्री चार्जेस। If I include K here,
Okay, if I include k here, then right hand side is not all charges. It is only the free charge. What is q? फ्री चार्ज ना, ठीक है. बाउंड चार्ज इंक्लूड है क्या इसमें? नहीं. बाउंड, ये फ्री चार्ज और ये बाउंड चार्ज है. समझा क्या? इफ आई यूज दिस फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखता हूं तो ये क्यू ऑल चार्जेस है. पर अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी या तो के यहां पे लिखूं या तो के यहां पे लिखूं, then in that case I am saying this is only free charge. This is only free charge. फ्री या मतलब इसको बोलते हैं एक्सट्रानियस चार्ज. ठीक है. हाँ, अभी इन दिस केस हम तो यूज टू है कैपेसिटर वाला कि कैपेसिटर में फ्री चार्ज है और यहाँ पे बाउंड चार्ज आ गया, राइट. ठीक है. पर इन जनरल भी ट्रू है, मतलब जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा हुआ है और एक डाई इलेक्ट्रिक रखा है, ठीक है, तो अभी जो भी फ्री चार्ज वहां पे होगा वैसे. अब ये फ्री चार्ज जब कंडक्टिविटी करते हैं तो फ्री चार्ज बोलते हैं. ठीक है. कभी कभी अगर हर फ्री चार्ज कंडक्टिविटी करेगा ऐसा जरूरी होता है. कुछ चार्जेस से बैठे होते हैं, मतलब बिकॉज डाइलेक्ट्रिक में मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो आई माइट हैव चार्जेस व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एज सच. वो किसी और एटम से आके बैठा होगा वहां पे, समझा. तो दीज चार्जेस दे विल नॉट मूव एज फ्री चार्जेस. तो दे आर देयर बट दे डोंट मूव दैट मच. उसको बोलते हैं एक्सटर्नल चार्जेस. तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसे चार्जेस भी हो सकते हैं जो फ्री तो है, ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक का बाउंड तो है, बट वो फ्री चार्ज की तरह मूव नहीं होते. उसको होते हैं एक्सटर्नल चार्ज. समझ में आया क्या? अब तक अपने को क्या दो चीज पता था. एक तो होता है फ्री चार्ज जो कंडक्टिविटी करता है, फिर एक चार्ज है जो डेवलप होता है डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे. समझा. उसको हम बोल रहे थे कि दैट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन. देयर कैन बी चार्जेस, ठीक है, विच आर जस्ट देयर, ठीक है, विच आर नॉट डूइंग कंडक्टिविटी. उसको बोलते हैं एक्सटर्नल चार्जेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है एक्चुअली. समझा. तो ये एक्सटर्नल चार्जेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं आसपास में. समझ में आया क्या? तो इसलिए मैंने लिखा है नोट कि एक्सटर्नल चार्जेस आर नॉट ऑलवेज फ्री चार्जेस. समझ में आ रहा है क्या? ऐसे हम फ्री चार्ज को बोल रहे हैं बिकॉज हमारे केस में क्या होता है, हम एक ही केस पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक का, वो ये वाला केस है, कैपेसिटर के साथ वाला केस पढ़ते हैं एडवांस में भी. ठीक है. तो हमको क्या होता है कि ये हमारा फ्री चार्ज रहता है और ये बाउंड चार्ज है. तो ऐसा कोई एक्सटर्नल चार्ज अपन पढ़ते नहीं है. ठीक है. बिकॉज ये वाले चार्जेस कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं अपने को. समझा. बट देयर कैन बी, हम इसको इन जनरल एक्सटर्नल चार्ज बोलते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अब उसमें से कुछ फ्री चार्ज भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल. फ्री चार्जेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है पता है क्या? इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. और एक्सटर्नल चार्जेस जो है वो तो फील्ड की वजह से डेवलप हो सकते हैं. अगले पॉइंट थोड़ा और डीप कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं फॉर्मूला समझो थोड़ा सा, और कुछ डाउट है मुझे पूछ लेना बीच में. ठीक है. मैंने जितना हो सके उतना पॉइंट लिख लिया. तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है, आई होप यू अंडरस्टूड. इफ आई पुट इंक्लूड अ के हियर इन द डिनोमिनेटर और इन द यहाँ पे मल्टीप्लायर में, तो मतलब समझो कि वो क्यू जो है वो टोटल चार्ज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज या एक्सटर्नल चार्ज ही है. समझा. मेरे को यही याद रखो तो चलेगा, मतलब समझ में आ रहेगा. ये सिर्फ तुमको इसलिए बता दिया बिकॉज यू विल फाइंड दिस इन बुक्स. इफ यू रीड हायर रेफरेंस बुक्स यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. समझ में आया? अब मैं इसे क्वेश्चन भी कराता हूँ, रुको 2 मिनट में. पर ये समझ में आएगा अपने को. तो ये फॉर्म मुझे बताना था तुमको. आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्म. इसको के को इंटीग्रेशन में सिर्फ इसलिए लिया है टू, अगर मैं इसको बाहर रखूं इंटीग्रेशन के, तो आई एम अज्यूमिंग दैट के इज कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, व्हिच मे नॉट बी द केस. इफ इट्स नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक देन के इज आल्सो वेरिएबल. तो देन दे विल गिव के का फंक्शन एज एरिया और समथिंग लाइक दैट. ओके. तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन में डाल दिया. आगे बढ़ते हैं. चलो अभी ये पता है तो थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके. डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू पॉज इट. ओके. We did this question in current electricity also, okay, where current is flowing through a conductor and then हमने 2 अलग अलग रेजिस्टिविटी लिया था, याद है? यहाँ पे एक मटेरियल था, ठीक है, और यहाँ पे अलग मटेरियल था. फिर बोला चार्ज बाउंड्री बताओ, है ना? ठीक है. तो तुम वो कर सकते हो. यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इरो में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा और एनालिसिस कर रहे हैं कि they have given resistivity is changing in the material. ठीक है. Instead of telling you there are 2 different materials, I'm saying कि resistivity is changing. Okay. And this said कि at this point I know resistivity, it is some rho A, and at this point also I know resistivity which is rho B. समझ में आ रहा है क्या? हमको क्वेश्चन ये पूछा है, बताओ कि ये जो एरिया है यहाँ पर, इसमें कितने चार्जेस एनक्लोज्ड है. यू कैन अप्लाई गॉसेस लॉ एंड गेट द आंसर. समझा. आई दिया है तुमको, रो ए रो बी दिया है, के दिया है. कैन यू गेट द आंसर क्विकली फॉर मी? बताओ मुझे, फिर मैं आगे का रिसर्च करता हूँ. कैन यू गिव मी द आंसर? कैन यू गिव मी हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड? क्योंकि तुमको पता है चार्ज जब रेजिस्टिविटी चेंज होता है तो चार्ज जमा जाता है ना? तो कितना चार्ज ये पूरे एरिया में रहेगा ए से बी में, वो मुझे बताओ. गिव मी द आंसर. कर सकते हो ना गॉस लॉ आगे? बताओ क्या आ रहा है, बताओ. इन टर्म्स ऑफ आई रो ए रो बी के, गिव द वैल्यू ऑफ चार्ज
from A to B. Because there is a change in resistivity, there will be some charges which will be stuck. Okay, give me total charge there. So if you remember, we used to draw एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना लेते हैं हम लोग, है ना. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, करेक्ट. एंड देन वी कैन से दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q ऑल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, है ना. दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, यहाँ पे एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, करेक्ट. तो विल गेट हाउ मच, E2 माइनस E1 A is equal to Q all upon epsilon naught, है ना. And then what is E का value? It was E is equal to rho J, rho into I by A. But when you put the value, you get rho B minus rho A I is equal to Q all upon epsilon naught. So what I am trying to tell you, you get all Q all मिल जाता है तुमको, है कि नहीं. एंड इफ दे आस्क यू Q all तो मिल गया अपने को, I भी आएगा ना, है ना, इनटू आएगा ना. ठीक है. नाउ वंस यू गेट Q all, दे कैन आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज कोई मटेरियल है तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है तुमको, राइट, है ना. ठीक है, K दिया है उसका तुमको अगर, तो व्हाट आई कैन आस्क यू कि गिव मी द बाउंड चार्जेस और गिव मी द एक्सटर्नल चार्जेस. इसमें से समझ में आ रहा है, बाउंड चार्जेस कितने हैं और फ्री चार्जेस कितने हैं, ऐसे पूछा मैंने क्वेश्चन अगर. ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर. कैसे मिलेगा हमको? आई एम गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक दैट हमने पहले लगाया था. मैंने तुमको बताया कि जब हमारा एक्सटर्नल चार्ज अगर Q होता है तो बाउंड चार्ज कितना रहता है अपने को, माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के. एंड ऑल चार्ज कितना रहता है अपने को, Q बाई के. तो मैंने क्या किया, अभी मुझे ऑल पता है, Q ऑल पता है ना मुझे, तो Q ऑल के टर्म्स में बाकी लिख लिया. समझा, रेशियो मतलब निकाल लो एक तरीके से, समझ लो. ठीक है, तो आई नो Q ऑल, तो आई रोट बाउंड चार्ज एंड एक्सटर्नल फ्री चार्ज इन टर्म्स ऑफ Q ऑल. समझा. तो राइट नाउ आई नो Q ऑल, ये पता है मेरे को. ठीक है, अब किसने मुझे बाउंड पूछा, Q बाउंड, तो व्हाट विल बी आंसर, इट विल बी माइनस K माइनस 1 इंटू Q ऑल विच इज I रो B माइनस रो A इंटू एप्सिलॉन नॉट. समझ में आएगा. इसे आस्क मी Q फ्री या Q एक्सटर्नल, then what is the answer, K times Q all. So it is K times I rho B minus rho A. थोड़ा ये एडवांस है, ओके, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. समझ में आएगा. अगर ये समझ में आया है तो हियर इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू ट्राई एट होम. ओके, फ्रॉम माय AITS पेपर है ये. ठीक है, दे हैव गिवन अ डायरेक्टली स्लैब टू अस. ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट दे हैव गिवन. यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और पूछा है कि बताओ, और K ऑफ द मटेरियल इज गिवन एज 2. क्वेश्चन इज टोटल चार्ज ऑन द राइट सरफेस इज दिस मच, फ्री चार्ज कितना है ऑन लेफ्ट, बाउंड चार्ज कितना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया हमने, वो सब समझ में आएगा. 4 ऑप्शंस आर गिवन, यू कैन ट्राई एट होम एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. ओके, देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन. ओके, अभी ये वाला कर लिया है तो मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, कर लोगे तुम आराम से. थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा बस. ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन, शुड आई गो अहेड. ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये सम कैसे क्या समझ में आया तुमको, पक्का. ओके, इरोडो में शायद इतना ही पूछा है इन्होंने, Q ऑल ही पूछा हुआ है. ओके, बट Q बाउंड और Q फ्री एक्स्ट्रा भी तुमको पता होना चाहिए, मतलब. ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस कैसे सेंस बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट इज गुड टू नो. एनीवेज, स्पेशली द बाउंड चार्जेस. तो यू ट्राई दिस एट होम, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. चलो आ जाओ. अभी लेट्स कम बैक टू अवर कोर कॉन्सेप्ट. हम जो पढ़ रहे थे कैपेसिटर, डायइलेक्ट्रिक का पूरा पढ़ लिया हमने, पोलराइजेशन सब कुछ कर लिया. अब वापस कैपेसिटर में घुस जाते हैं. ठीक है, ये इतना ही पार्ट पता है तो डायइलेक्ट्रिक का बहुत कुछ पता है तुमको, इट्स मोर देन इनफ. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू पुट अ डायइलेक्ट्रिक इनटू अ कैपेसिटर. ओके, मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनाया, बट इसमें कि ये पूरा भरा हुआ है, इट्स फुल्ली फिल्ड, एज टू एज है. समझ में आया ना. ओके, बताइए, डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द डायइलेक्ट्रिक, देन दिस इज द प्लेट. ऐसे प्लेट्स एंड प्लेट्स पे चिपका हुआ है पूरा. इट इज लाइक दिस. ओके, दिस आर योर एंड प्लेट्स, इट्स कंप्लीटली फिल्ड. द प्लेट्स के कंप्लीटली एंड तक फिल्ड है.
दिस इज द डायग्राम. ओके, नाउ इफ यू वांट टू नो कैपेसिटी इसका, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates will be what? It will be E by K या E naught by K बोलो. ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू E naught का लिखा था सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी करेक्ट ना? अगर सिर्फ यही रहेगा, अगर ठीक है सिर्फ दो प्लेट्स रहेंगे तो व्हाट इज द फील्ड का वैल्यू? इट वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो ई नॉट का वैल्यू कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये के आ जाएगा, इसको लिखते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के. सही लिखा है क्या मैंने? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन विथ डाइलेक्ट्रिक. अगर डाइलेक्ट्रिक है तो समझ में आया क्या? विथ डाइलेक्ट्रिक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑल्सो वी नो दैट कि E इज इक्वल टू V by D. So therefore I can say V is equal to ED because I told you, if you remember at the first lecture, कभी कोई कैपेसिटी पूछता है तो वो क्या ढूंढना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो कैपेसिटी मिल ही जाएगा. ओके, तो E का वैल्यू मिला है अपने को, राइट? E इंटू डी. व्हाट इज E का वैल्यू? इट्स Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K D. ओके, दिस विल गिव मी C का वैल्यू. व्हाट इज C का वैल्यू देन? इट इज Q बाई V ना, ठीक है? तो A एप्सिलॉन नॉट K बाई D. And if you remember पहले वाला फॉर्मूला, ठीक है, it was K was not there, right? है ना? ये इसको मैं CK बोल रहा, चलो ठीक है. तो therefore we can say that CK is K times C naught, है ना? Without any dielectric, capacity was A epsilon by D. With dielectric, it is A epsilon K by D. तो इसका मतलब because of dielectric, capacity has increased. समझा? तो किसी भी कैपेसिटर बीच में माइका शीट डाल देते हैं हम लोग. समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट वो क्या करते हैं पता है? ऐसा नहीं तो दो प्लेट्स लिया फिर माइका शीट डाला, ऐसा नहीं करते. माइका का एक ब्लॉक लिया, दोनों साइड पे प्लेटिंग कर दी, बस हो गया. ऐसे बनता है मतलब, ठीक है? प्रैक्टिकल कैपेसिटर ऐसा नहीं कि हमने दो प्लेट लिया फिर कुछ डाला फिर चिपका, ऐसे नहीं होता है. माइका का तुमने लिया, माइका का ब्लॉक ले लिया, साइड साइड पे प्लेटिंग कर दी, हो गई, बन गया कैपेसिटर. समझ में आया क्या? ठीक है. तो व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस माइका शीट और डाइलेक्ट्रिक माई कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग. तो जैसे फायदा ना, फायदा हो रहा है इसका, राइट? दूसरा फायदा क्या है कि जो प्लेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी फायदा होता है ना? तो वो खिंचाव नहीं रहता है, मतलब समझा? तो स्टेबिलिटी बनी रहती है मतलब सर्किट में. सेकंड फायदा, ठीक है. रिमेंबर ना मैंने F का फॉर्मूला दिया था, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. तो बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन द प्लेट्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग इच अदर, राइट? तो एक फोर्स आ जाता है, मतलब समझा? वहां पे एनर्जी वेस्ट होती है, राइट? तो वो भी बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक. तो देयर आर टू एडवांटेजेस. समझ में आया क्या? पहला एडवांटेज क्या है? कैपेसिटी बढ़ गई. दूसरा एडवांटेज क्या है कि प्लेट्स का जो अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा बैलेंस आता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय द ब्लॉक्स. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर? ठीक है, थोड़ा और समझते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके एक दो सम भी करेंगे अपन, ठीक है. सी वी नो दैट कि एक डाइलेक्ट्रिक को जब फील्ड में रखते हैं तो ऐसा हो जाता है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है. इफ इट इज पोलर then the dipole will get arranged like this. If it is non-polar, okay, then what will happen? Then the dipole will be formed, okay. However, ये तो कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दे आर बीइंग पुल्ड मोर, राइट? समझ में? और क्योंकि देखो पॉजिटिव इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तक खींच रहा है मटेरियल को. समझा क्या? और so you should understand कि there will be an electric field at which material can break down also. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड दैट डिपेंड्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और वोल्टेज जिस पे ये होता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. समझा? दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज. मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तुम कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस, एक टाइम ऐसा आएगा कि मटेरियल ब्रेकडाउन हो सकता है. तो कैपेसिटर का लिमिटेशन होता है, मतलब कोई भी कैपेसिटर कहीं भी लगा सकते हैं. समझ में आया क्या? उस नॉर्मल सर्किट बोर्ड वाला चिप वाला कैपेसिटर है, उसको एसी सर्किट में घुसा दोगे तो फट जाएगा वो. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हर कैपेसिटर का. तो वो कैपेसिटर का हम उस वोल्टेज के आगे यूज नहीं करते. जैसे बल्ब प्रॉब्लम था अपना, ठीक है, वी कैलिब्रेट द बल्ब विद सर्टेन पावर रेटिंग, राइट? तो उसके अलावा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब खराब होता है ना, इट गेट्स स्पॉइल्ड, राइट? सेम वे फॉर कैपेसिटर्स आल्सो. रीजन इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. आई गॉट द पॉइंट? समझा क्या? तो हमको यही कैलकुलेट करने बोलते हैं वो लोग कि फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज. बट इसका फायदा है, देखो मतलब ये
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसा होता है कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देट उनको एक ऑर्डर आया कि भाई 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना के चाहिए, ओके, तो यू शुड नो दैट कि दे विल टेल अस कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना होना चाहिए उसका, है ना, ठीक है। तो जैसे 3000 दिया है तुमको और मटेरियल भी फिक्स होता है, मतलब कि ये मटेरियल से वो लोग बना रहे हैं, तो मटेरियल फिक्स हो जाता है अगर, तो के फिक्स हो जाता है एंड यू फिक्स द वैल्यू ऑफ ई। ई मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके, समझ में आया क्या? C is equal to A epsilon naught K by D, right, for parallel plates. Also E is equal to VD, V by D. तो V will be equal to, हाँ, तो इससे D मिल जाएगा, D will be equal to what? V by E. समझा क्या? इसका मतलब हमारा जो D है, ठीक है, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से फिक्स है और डायलेक्ट्रिक डिस्टेंस फिक्स है तुम्हारा, तो तुम्हारा मतलब जो डिस्टेंस द प्लेट्स है वो लिमिटेड हो गया, इसको डी मिनिमम बोलते हैं लोग, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये डी, अभी सी पता है तुमको और के पता है, एप्सिलॉन पता है, और ये डी सब्स्टिट्यूट करो तो एरिया में जाता है, तो मतलब वो जो कैलिब्रेशन है कि कितना बड़ा प्लेट होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो सब चीज ऐसे डिसाइड होता है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो दे विल गिव यू ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कैपेसिटी का, देन यू कैन डिजाइन द कैपेसिटर वेरी इफेक्टिवली। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, कॉमन सेंस है मतलब, बट ठीक है, मैंने बता दिया। दैट्स हाउ वी यूज ब्रेकडाउन वोल्टेज इन इंडस्ट्रीज, समझ में आएगा? और टू डिजाइन कैपेसिटर्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिकनेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट टू बी यूज्ड। एनी क्वेश्चंस? आ जाओ, अब करते हैं सब। एक सम मैं करता हूँ, एक सम तुम कर लो, ओके। द क्वेश्चन गिवन टू अस इज की देयर टू, ये एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको मैं जब इंडिविजुअली आई यूज इट अकेले करता बिना किसी और कनेक्शन के साथ, दिस वाज बिल्ड फॉर अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 volts, ओके। देन आई हैव वन मोर कैपेसिटर हुज ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 40 volts एंड उसकी कैपेसिटी इज 3 माइक्रोफैराड। इफ आई कनेक्ट देम टुगेदर इन सीरीज, मैंने सीरीज में इनको लगा दिया, क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस सिस्टम। इंडिविजुअली आई नो इनका बीवी, समझा क्या? इफ आई यूज देम टुगेदर व्हाट विल द ब्रेकडाउन वोल्टेज? क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैसे करेंगे सुनो, ओके। अब यहाँ पे देखो C और V पता है, तो व्हाट कैन बी Q मैक्स? CV ना, तो कितना आएगा? 60 माइक्रोकूलम्स, करेक्ट। और यहाँ पे Q मैक्स कितना होगा? CV किया तो 120 मिलेगा, है ना। इसमें मैक्सिमम चार्ज 120 जा सकता है, इसमें मैक्सिमम चार्ज 60 आ सकता है। जब दोनों सीरीज में लगाऊंगा तो मैक्सिमम चार्ज कितना होना चाहिए? इट विल बी 60 होगी ना भाई। अगर 60 से ऊपर लेके गए तो ये तो उड़ जाएगा, मतलब भले ही आई एम यूजिंग इन सीरीज, राइट, बट दिस कैन नॉट टेक मोर देन और दिस कैन नॉट टेक मोर देन। तो ये अगर ये तो इसको चलेगा भाई, तो 60 को ऊपर लेके आजा, इसको चलेगा क्या? नहीं, तो मतलब व्हेन आई एम यूजिंग इन कॉम्बिनेशन आई कैन नॉट गो मोर देन 60, समझा? तो इसलिए सर क्यू मैक्स क्या होना चाहिए सिस्टम का? सिस्टम का क्यू मैक्स भी 60 माइक्रोकूलम्स। और व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम? सीक्वेंट सीरीज में तो पैरेलल का फॉर्मूला करेंगे, राइट, तो 2 माइक्रोफैराड आएगा, है कि नहीं? तो V कितना मिल जाएगा इसका? Q बाई C क्या मिलेगा? 30 वोल्टेज इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। चमका? समझ में कैसे निकाला ब्रेकडाउन वोल्टेज? इजी है ना, समझ में सबको? तुम लोग ट्राई कर सकते हो एक सम, चलो ऐसा करो, ट्राई दिस। See, so what is Q here? यहाँ पे सबसे कम किसका? So this is our Q max 100 and then what is C equivalent? 2 कितना आएगा? 2 आ रहा है ना? So what is your V? Q by C 50 volts, easy peasy है ना, ठीक है। आ जाओ इसका बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी इन दिस प्रॉब्लम, अगर इसका पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। दिस कैन टेक कितना वोल्टेज? दिस कैन टेक, तो व्हाट इज द वोल्टेज एट कॉम्बिनेशन? कितना वोल्टेज होना चाहिए? 10। सिंपल है बॉस,
क्या सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? क्या सॉल्व कर रहे थे सबसे? अगर इसका वोल्टेज इट कैन टेक 10 वोल्टेज राइट, इट कैन टेक पैरेलल में कितना होना चाहिए वोल्टेज? 10। सिंपल। सॉल्व क्या कर रहा है इसमें? व्हाट आर यू डूइंग? सब साइंटिस्ट बन जा रहा है मतलब। VV is 10। सिंपल। समझ में आया क्या? पक्का?